नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। साल 2025 खत्म होने वाला है और नया साल 2026 हमारे जीवन में दस्तक देने को तैयार है। सियासी तौर पर साल 2025 में ऐसी घटनाएं घटी जिन्होंने लोगों के जीवन को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित किया है। ये साल सत्ता, रणनीति और सियासी संघर्ष का साल रहा। इन राजनीतिक घटनाओं में चुनावी क्षेत्र से लेकर कई ऐसे मुद्दे हैं जिन्होंने राजनीतिक परिदृश्य को नया आकार दिया। ऐसे में हम 2025 में घटी ऐसी बड़ी राजनीतिक घटनाओं की बात करेंगे जिन्होंने देश की पूरी सियासत को प्रभावित किया है। साल 2025 बीजेपी के लिए दिल्ली में वनवास खत्म होने वाला साल साबित हुआ। साल के शुरुआत में ही बीजेपी का 27 वर्षों का लंबा इंतजार खत्म हुआ। दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी की 10 साल की सत्ता को जनता ने उखाड़ फेंका और दिल्ली की गद्दी बीजेपी को सौंप दी। फरवरी महीने में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 2/3 बहुमत हासिल किया और रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी। साल 2025 के शुरुआत में ही दिल्ली में राजनीतिक बयार बदली और एक दशक बाद सत्ता परिवर्तन हुआ। फरवरी में हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनी। जीत के बाद बीजेपी ने नए महिला चेहरे रेखा गुप्ता को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया। भाजपा ने 27 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद दिल्ली विधानसभा में 2/3 बहुमत हासिल की। आम आदमी पार्टी को सत्ता से बाहर कर दिया। हाल ये हुआ कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया समेत आप के लगभग सभी बड़े नेता चुनाव हार गए। भाजपा ने 70 में से 38 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि आप 22 पर सिमट गई। कांग्रेस का तो खाता भी नहीं खुला। इस चुनाव से राष्ट्रीय राजधानी की राजनीति में बड़ा परिवर्तन आया। इस साल की शुरुआत में हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय भले रहा, लेकिन मुख्य मुकाबला आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच लड़ा गया। एक तरफ तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आप सरकार के 10 साल में शिक्षा, स्वास्थ्य और फ्री बिजली के मुद्दे थे, तो दूसरी तरफ बीजेपी के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व और उनकी सरकार में किए गए विकास कार्य थे। बीजेपी ने इस चुनाव में केजरीवाल सरकार के 10 साल के शासन में किए गए कथित भ्रष्टाचार, कथित शीश महल को लेकर घेरा। साथ ही राष्ट्रवादी सियासत के बल पर जनता के बीच अपनी पैठ मजबूत की। बीजेपी और आम आदमी पार्टी पूरे चुनाव में एक दूसरे पर हमलावर रहे। वहीं कांग्रेस इन दिनों दलों के बीच संघर्ष करती हुई दिखाई दी। जहां कांग्रेस 2013 के बाद दिल्ली की गद्दी को वापस पाने के लिए कोशिश करती दिखी, तो आम आदमी पार्टी को विश्वास था कि अरविंद केजरीवाल तीसरी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बनेंगे। मगर बीजेपी ने 27 सालों के लंबे इंतजार के बाद दिल्ली विधानसभा में 2/3 बहुमत हासिल करते हुए आम आदमी पार्टी को सत्ता से बाहर कर दिया। साल 2025 के अप्रैल महीने में देश की सियासी माहौल बेहद गर्म हो गया। वजह था वक्फ संशोधन बिल। ये बिल अप्रैल में संसद के दोनों सदनों में पारित किया गया, लेकिन इसके खिलाफ देश भर में विपक्ष और मुस्लिम संगठनों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। सड़क से लेकर संसद तक हंगामा मचा रहा, लेकिन मोदी सरकार अपने स्टैंड पर कायम रही।
साल 2025 में वक्फ संशोधन विधेयक पर जमकर सियासी संग्राम हुआ। साल 2025 में ये बिल बड़ा सियासी मुद्दा बना रहा। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 अप्रैल में संसद के दोनों सदनों में पारित किया गया। ये विधेयक मोदी सरकार बनाम विपक्ष हो गया था। विधेयक पर चर्चा के दौरान संसद में विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। सरकार का मत था कि वक्फ बोर्ड में भ्रष्टाचार को खत्म करके पारदर्शिता लाने के लिए ये बिल लाया गया है। वहीं विपक्ष का मानना था कि सरकार इस बिल के जरिए मुस्लिमों का अधिकार छीन रही है। इस विधेयक के जरिए सरकार देश भर में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता, दक्षता और जवाबदेही लाना चाहती थी। ये विधेयक 1995 के वक्फ अधिनियम में संशोधन करने वाला था, साथ ही 1923 के पुराने कानून को निरस्त करने वाला है। विधेयक में वक्फ की परिभाषा, पंजीकरण और प्रबंधन में सुधार जैसे कई बदलाव शामिल हैं, जिससे अब वक्फ बोर्डों में गैर मुस्लिमों और महिलाओं को शामिल किया जा सकेगा। हालांकि विपक्षी दलों और मुस्लिम संगठनों ने वक्फ विधेयक पर संसद से लेकर संसद के बाहर तक असहमति जताते हुए विरोध किया। मुस्लिम नेताओं, संगठनों और विपक्षी दलों ने विरोध जताते हुए कहा कि ये विधेयक वक्फ संपत्तियों की स्वायत्तता को खतरे में डालता है। साथ ही इनका कहना था कि ये मुस्लिम धार्मिक स्वतंत्रता को कमजोर करता है और वक्फ बोर्ड में कुप्रबंधन को खत्म करने के नाम पर सरकार को ज्यादा शक्ति देता है, जिससे भ्रष्टाचार और अतिक्रमण बढ़ने की आशंका है। इस विधेयक के कानून बनने के बाद देश में राजनीति तेज हो गई। कई दलों ने इस मुद्दों को लेकर मुस्लिमों पर हमला बताया। कई चुनावों में भी मुस्लिमों के बीच इस मामले को मुद्दा बनाया गया, लेकिन सरकार ने कहा कि इस विधेयक से मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं होगा। साल 2025 के जुलाई महीने में देश की सियासत में उस वक्त भूचाल आ गया जब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे पर विपक्ष ने मोदी सरकार को घेरा। सरकार के लिए भी अपना बचाव करना मुश्किल हो रहा था। इस बीच उपराष्ट्रपति पद के लिए एक बार फिर से सितंबर महीने में चुनाव हुए और बीजेपी के सीपी राधाकृष्णन देश के नए उपराष्ट्रपति चुन लिए गए। इक्कीस जुलाई 2025 की देर शाम अचानक से देश के 14वें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने स्वास्थ्य संबंधी कारणों का हवाला देते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना त्याग पत्र सौंपा। ये इस्तीफा संसद के ठीक मॉनसून सत्र यानी 21 जुलाई के पहले दिन दिया गया था और 22 जुलाई को राष्ट्रपति ने इस्तीफा स्वीकार कर लिया। धनखड़ का कार्यकाल मूल रूप से 10 अगस्त 2027 तक था, लेकिन वे कार्यकाल के बीच में इस्तीफा देने वाले पहले उपराष्ट्रपति बने। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे ने देश की राजनीति में एकाएक भूचाल ला दिया, जिसने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए। समूचे विपक्ष ने धनखड़ के इस्तीफे को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार पर बड़ा हमला किया था। जैसे कि धनखड़ ने अपने इस्तीफे का कारण स्वास्थ्य बताया था, लेकिन विपक्ष का कहना था कि स्वास्थ्य सिर्फ औपचारिक बहाना है। असली कारण जगदीप धनखड़ पर राजनीतिक दबाव और सरकार से टकराव था। विपक्ष ने इस्तीफे की टाइमिंग और कारणों की पारदर्शिता पर सरकार से स्पष्टीकरण मांगा। वहीं इसके बाद उपराष्ट्रपति पद के लिए एक बार फिर से चुनाव हुए। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन ने तमिलनाडु से आने वाले महाराष्ट्र के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन को अपना उम्मीदवार बनाया। राधाकृष्णन महाराष्ट्र से पहले झारखंड और गुजरात के भी गवर्नर रह चुके थे। एनडीए के मुकाबले में कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन ने बी सुदर्शन रेड्डी को अपना उम्मीदवार घोषित किया। हालांकि लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों में एनडीए की संख्या बल को देखते हुए सीपी राधाकृष्णन की जीत तय मानी जा रही थी। 9 सितंबर को जब परिणाम घोषित किए गए तो एनडीए के सीपी राधाकृष्णन ने 452 वोट प्राप्त कर जीत हासिल की, जबकि इंडिया के बी सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट ही मिले। राधाकृष्णन 152 वोटों से जीतकर देश के 15वें उपराष्ट्रपति बने। I, Chandrapuram Ponnusamy Radhakrishnan, do swear in the name of God do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India to the Constitution of India as by law established, as by law established,
2025 में बिहार चुनाव से ठीक पहले चुनाव आयोग ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर अभियान शुरू किया, जिसका उद्देश्य मतदाता सूची को अपडेट करना और फर्जी वोटों को हटाना था। लेकिन एसआईआर के मुद्दे ने सियासत में तूफान ला दिया। विपक्षी दल इस पर लगातार सवालिया निशान लगा रहे हैं और चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। इसे लेकर संसद के शीतकालीन सत्र में भी सत्ता विपक्ष के बीच लंबी बहस हुई। – 2025 में चुनाव आयोग ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर अभियान शुरू किया, जिसका उद्देश्य मतदाता सूची को अपडेट करना और फर्जी वोटों को हटाना था। लेकिन इसे लेकर विपक्ष ने संसद से सड़क तक हंगामा खड़ा कर दिया। विपक्ष का आरोप है कि एसआईआर के जरिए विपक्ष के वोटर्स के नाम काटे जाने की साजिश रची जा रही है। विपक्ष ने बीजेपी और चुनाव आयोग की मिलीभगत से लोकतंत्र को कमजोर करने का आरोप लगाया, जबकि चुनाव आयोग का कहना है कि एसआईआर का मकसद मतदाता सूची का शुद्धिकरण है, ताकि वास्तविक मतदाता ही चुनाव प्रक्रिया में भाग ले सके। एसआईआर के लिए पहचान पत्र भी बड़ा मुद्दा बना। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। एसआईआर के दौरान कई बीएलओ की मौत भी बड़ा मुद्दा बन गया। आरोप है कि एसआईआर की कठिन प्रक्रिया और काम के दबाव की वजह से कई बीएलओ ने खुदकुशी कर ली। संसद के मॉनसून सत्र से लेकर शीतकालीन सत्र तक सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच एसआईआर पर लंबी बहस हुई, हंगामा हुआ, जो अब तक जारी है। सबसे पहले चुनाव आयोग ने बिहार चुनाव से ठीक पहले एसआईआर की घोषणा की, जिसमें तकरीबन 65 लाख नाम बाहर कर दिए गए। इसके बाद उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल समेत अन्य 12 राज्यों में भी एसआईआर चला। बंगाल में एसआईआर पर सियासी घमासान जारी है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का आरोप है कि केंद्र यानी कि बीजेपी और ईसीआई मिलकर 2 करोड़ वैध वोटरों, खासकर मुस्लिम और सीमावर्ती इलाकों के बंगाली के नाम काटना चाहते हैं, ताकि 2026 चुनाव में बीजेपी फायदा ले सके। वहीं बीजेपी का कहना है कि फर्जी वोटरों, बांग्लादेशी घुसपैठिए, रोहिंग्या को हटाने का जरूरी कदम है। टीएमसी इसे रोकना चाहती है क्योंकि उनका वोट बैंक इसी पर टिका है। उत्तर प्रदेश में एसआईआर यानी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर विवाद बढ़ गया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का दावा है कि सरकार एसआईआर के बहाने एनआरसी लागू करना चाहती है। विपक्ष दल एसआईआर पर लगातार सवालिया निशान लगा रहे हैं और चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। अब देखना है कि एसआईआर पर मचा सियासी बवाल 2026 में किस रूप में सामने आता है। साल 2025 सियासी तौर पर 2024 में आई कई अप्रत्याशित चुनावी नतीजों के लिए भी अखाड़ा बना रहा। कांग्रेस समेत विपक्ष ने चुनाव आयोग और मोदी सरकार पर हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव में वोट चोरी का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल उठाते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर लोकतंत्र नष्ट करने वालों को बचाने का आरोप लगाया। वहीं राहुल गांधी के आरोपों को चुनाव आयोग और बीजेपी ने बेबुनियाद बताया। साल 2025 में देश विपक्ष के वोट चोरी के आरोपों से गूंजता रहा। सड़क से संसद तक कांग्रेस नेता राहुल गांधी मोदी सरकार और चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाते रहे। राहुल के आरोपों पर बीजेपी और कांग्रेस हर मोर्चे पर आमने सामने रही। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने दावा किया कि पिछले साल हरियाणा में हुए विधानसभा चुनाव में डाले गए हर 8 में से 1 वोट फर्जी था। उन्होंने दावा किया कि हरियाणा में 1,24,000 से अधिक फर्जी तस्वीरों वाले वोटर हैं। राहुल ने दावा किया कि हरियाणा में एक ही घर में 501 वोटर दर्ज हैं और वो घर भी सिर्फ कागजों पर हैं। राहुल ने आरोप लगाया कि भाजपा ने हरियाणा की तरह ही मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में चुनाव में वोट चोरी की। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले की राजुरा विधानसभा सीट का उदाहरण देते हुए दावा किया कि वहां वोटों में हेरफेर के लिए ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल हुआ। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर भी गंभीर सवाल उठाते हुए
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर लोकतंत्र नष्ट करने वालों को बचाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस समर्थकों के नाम योजनाबद्ध तरीके से मतदाता सूची से हटाए जा रहे हैं। वहीं राहुल गांधी के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए चुनाव आयोग ने कहा कि ये आधारहीन है। संसद के शीतकालीन सत्र में चुनाव सुधार पर चर्चा के दौरान भी कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बीजेपी और चुनाव आयोग पर हमलावर रहे। राहुल गांधी ने एक बार फिर आरोप लगाया कि देश में वोट चोरी किए जा रहे हैं। चुनाव आयोग पर सीधा कंट्रोल कर लिया गया है। उनके पास इसका पुख्ता सबूत है। उन्होंने कहा कि वोट चोरी से बड़ा कोई और राष्ट्र विरोधी काम नहीं है। वहीं कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों का भारतीय जनता पार्टी ने जवाब दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की नागरिकता और वोट के अधिकार को लेकर कांग्रेस को घेरा। अमित शाह ने दिल्ली की कोर्ट में दाखिल याचिका का जिक्र किया और संसद को बताया कि इसमें दावा किया गया है कि सोनिया गांधी देश की नागरिक बाद में बनी और मतदाता पहले बन गई थी। बीजेपी ने तो यहाँ तक आरोप लगाया कि राहुल गांधी भारत विरोधी ताकतों से मिले हुए हैं और देश को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी ने कहा कि अगर कांग्रेस को लगता है कि हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव में हेराफेरी हुई है, कोई धोखाधड़ी हुई है, तो उन्होंने एक भी मामला अब तक दर्ज क्यों नहीं कराया। बहरहाल वोट चोरी के मुद्दे पर साल 2026 में भी सियासत के गर्म होने की पूरी संभावना है। नवंबर महीने में बिहार विधानसभा के लिए चुनावी प्रक्रिया पूरी हुई। नतीजे में एनडीए गठबंधन ने बम्पर जीत दर्ज की और इसके साथ ही विपक्ष का तिलिस्म टूट गया। नीतीश कुमार रिकॉर्ड 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। इस चुनाव ने आरजेडी और कांग्रेस की चुनावी रणनीति और इंडिया गठबंधन पर कई सवाल खड़े कर दिए। इसी साल नवंबर महीने में बिहार में 6 और 11 नवंबर को 2 चरणों में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग हुई और 14 नवंबर को आए नतीजों में एनडीए गठबंधन ने बम्पर जीत दर्ज की। नीतीश कुमार ने रिकॉर्ड 10वीं बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। उनके साथ बीजेपी के सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। बिहार चुनाव ने पूरे देश की राजनीति को दिशा देने का काम किया है। मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में चुनाव में एक तरफ पीएम नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए खेमा था, तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन। दोनों गठबंधनों ने एड़ी चोटी का दम लगाकर चुनावी प्रचार किया। पूरे चुनाव में एनडीए ने पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव के जंगल राज को याद दिलाते हुए बिहार में युवाओं को नौकरियां देने और राज्य का विकास करने की बात कही। दूसरी तरफ महागठबंधन ने एनडीए की नीतीश कुमार सरकार पर बेरोजगारी फैलाने, राज्य में उद्योग धंधे नहीं लगाने, पलायन, वोट चोरी और अपराध बढ़ाने का आरोप लगाया। तेजस्वी यादव ने अपनी हर रैली में इन मुद्दों को लेकर बीजेपी और जेडीयू को घेरा, लेकिन 14 नवंबर को आए बिहार के नतीजों ने जो तस्वीर पेश की उसने इतिहास रच दिया। चुनाव में एनडीए को बम्पर जीत मिली तो महागठबंधन को मुंह की खानी पड़ी। बिहार की कुल 243 सीटों वाली विधानसभा में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। बीजेपी को 79, जेडीयू को 85, एलजेपीआर को 19, हम को 5 और राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 4 सीटें मिली। इस तरह से एनडीए ने कुल मिलाकर 202 सीटें जीती। वहीं महागठबंधन ने कुल मिलाकर महज 35 सीटें ही जीत पाई। आरजेडी 25 सीट और कांग्रेस 6 सीट पर सिमट कर रह गई। एनडीए ने महागठबंधन को हराकर सत्ता बरकरार रखी। नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री बने। तेजस्वी यादव की हार ने विपक्षी गठबंधन में दरारें पैदा की और 2029 के लोकसभा चुनाव की दिशा तय कर दी। इस साल ने जाते जाते बीजेपी को नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का संभावित उत्तराधिकारी दे दिया है, लेकिन जिस नाम पर बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने मोहर लगाई वो चौंकाने वाला था।
बीजेपी ने बिहार सरकार के मंत्री और बांकीपुर से 5 बार के विधायक नितिन नवीन को पार्टी का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। अब देश को 2026 में नई बीजेपी अध्यक्ष मिलने का इंतजार है। साल 2025 के खत्म होते होते बीजेपी ने संगठनात्मक स्तर पर एक बड़ा और रणनीतिक फैसला लिया। इस फैसले से हर कोई हैरान रह गया। जिस शख्स के बारे में कभी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी, उसे बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंप दी। बीजेपी ने बिहार सरकार के मंत्री और बांकीपुर से 5 बार के विधायक नितिन नवीन को पार्टी का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। भाजपा ने कायस्थ जाति के नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर सबको चौंका दिया है। ओबीसी और दलित अध्यक्ष बनाने की संभावनाओं के बीच नितिन नवीन की नियुक्ति से सियासी पंडित हैरान हैं। दरअसल पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने उनकी संगठन क्षमता, चुनावी रणनीति, प्रशासनिक अनुभव और जमीनी पकड़ को ध्यान में रखते हुए ये जिम्मेदारी सौंपी है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक ये नियुक्ति केवल एक संगठनात्मक बदलाव नहीं, बल्कि आने वाले समय में राष्ट्र राजनीति की दिशा तय करने वाला कदम माना जा रहा है। नितिन नवीन को बीजेपी में एक ऐसे नेता के तौर पर देखा जाता है जिन्होंने संगठन के हर स्तर पर काम किया है। युवा मोर्चा से लेकर राज्य सरकार और अब राष्ट्र संगठन तक उनका सफर पार्टी के भीतर भरोसे का प्रतीक माना जाता है। पार्टी के अंदर उन्हें एक डिसिप्लिन्ड ऑर्गेनाइजर, स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजिस्ट और ग्राउंड कनेक्ट लीडर के रूप में माना जाता है। यही वजह है कि जब पार्टी को राष्ट्र स्तर पर संगठन को और धार देने की जरूरत महसूस हुई तो नेतृत्व की नज़र नितिन नवीन पर जाकर ठहरी। बीजेपी ने नितिन नवीन को छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाकर एक अहम जिम्मेदारी सौंपी थी। वहां उन्होंने बूथ लेवल मैनेजमेंट, संगठन विस्तार और चुनावी तालमेल पर खास फोकस किया। परिणाम स्वरूप छत्तीसगढ़ में पार्टी को बड़ी और निर्णायक जीत मिली। इस जीत के बाद ये साफ हो गया था कि नितिन नवीन केवल बिहार तक सीमित नेता नहीं है, बल्कि वे राष्ट्र स्तर पर संगठन खड़ा करने की क्षमता रखते हैं। और शायद इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्हें बीजेपी ने कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया है। हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। उम्मीद है नया साल नए सियासी रंग लेकर आएगा। नमस्कार।